नमस्कार। आज हम भारत के लोकतंत्र की बिल्कुल जड़ों तक जा रहे हैं। हाँ, मतलब स्थानीय स्वशासन की बात कर रहे हैं हम। बिल्कुल। पंचायतें हों या नगर पालिकाएं, ये वो इकाइयां हैं जहां सरकार आम नागरिक के सबसे करीब होती है ना? सही कहा आपने। ये वो जमीन है जहां लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने तक ही नहीं रहता। अच्छा। हाँ, बल्कि विकास और जो रोजमर्रा के फैसले होते हैं उनमें भागीदारी का अवसर बनता है। तो आज हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत है, वो इन्हीं संस्थाओं के संवैधानिक विकास और प्रावधानों पर ही केंद्रित है। जी। तो आज हमारी ये गहरी पड़ताल इसी पर रहेगी, भारत में पंचायती राज और नगर पालिकाओं का संवैधानिक ढांचा। हाँ, खास तौर पर 73वें और फिर 74वें संविधान संशोधन पर। बिल्कुल। हम समझने की कोशिश करेंगे कि संविधान ने जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को कैसे आकार दिया है। मतलब सिर्फ नियमों को गिनना नहीं है। नहीं। उनके पीछे की सोच क्या थी, उनका महत्व क्या है, उसे समझना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचायती राज का सफर कैसे शुरू हुआ? देखिए, आज़ादी के बाद ही ये महसूस किया जाने लगा था कि दिल्ली या राज्यों की राजधानियों से बैठकर गांव की ज़रूरतें पूरी तरह समझना मुश्किल है। हाँ, ये तो है। और इसी सोच के चलते कई समितियां भी बनी। जी। सबसे पहले नाम आता है बलवंत राय मेहता समिति का 1957 में। उनकी सिफारिशें काफी अहम थी ना? बहुत। उन्होंने ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात की और त्रिस्तरीय ढांचे का सुझाव दिया, गांव, फिर ब्लॉक और जिला स्तर पर। अच्छा, और राजस्थान पहला राज्य था इसे लागू करने वाला शायद? बिल्कुल सही, राजस्थान ने पहल की, लेकिन एक दिक्कत थी। क्या? ये सब राज्यों की मर्जी पर था, कोई संवैधानिक मजबूरी नहीं थी। अच्छा, मतलब कंपल्सरी नहीं था? नहीं। फिर 1977 में अशोक मेहता समिति आई। उन्होंने कुछ अलग सुझाव दिए, जैसे 2 स्तरीय प्रणाली, पर वो भी पूरी तरह लागू नहीं हो पाए। तो असली बदलाव कब आया? वो संवैधानिक दर्जा देने वाली बात कब उठी? वो आया 80 के दशक में। पहले जीवीके राव समिति बनी 1985 में, और फिर जो सबसे महत्वपूर्ण थी, LM सिंघवी समिति 1986 में। हाँ, सिंघवी समिति। उन्होंने ही कहा था ना कि संवैधानिक दर्जा जरूरी है। बिल्कुल। उन्होंने साफ कहा कि जब तक इन संस्थाओं को संविधान में जगह नहीं मिलेगी, ये मजबूत नहीं हो पाएंगी। क्यों? मतलब क्या तर्क था उनका? उनका तर्क था कि संवैधानिक मान्यता के बिना पंचायतें सिर्फ राज्य सरकारों की एक तरह से कार्यकारी एजेंसी बनकर रह जाएंगी। मतलब स्वशासन वाली बात नहीं आएगी? हाँ, वो स्वशासन की संस्थाएं नहीं बन पाएंगी। इसी बात को फिर थुंगन समिति 1988 और गाडगिल समिति 1988 ने भी दोहराया। और फिर इन सब कोशिशों का नतीजा निकला 1992 का वो ऐतिहासिक 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। जी हाँ, इसने पंचायती राज को सिर्फ एक सरकारी नीति से उठाकर एक संवैधानिक जरूरत बना दिया। इसने संविधान में एक नया भाग 9th जोड़ा और एक 11वीं अनुसूची भी। सही। और इसमें अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक पंचायतों के लिए डिटेल्ड प्रावधान किए गए। इसने स्थानीय स्वशासन को एक मजबूत कानूनी और संवैधानिक आधार दिया। तो चलिए अब इन प्रावधानों के मुख्य हिस्सों को समझते हैं। सारे अनुच्छेद तो शायद हम कवर न कर पाए, लेकिन जो मेन पिलर्स हैं। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले बात करते हैं ग्राम सभा की। अनुच्छेद 243A। ये क्या चीज है और इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, ग्राम सभा किसी भी पंचायत की नींव है, उसका आधार है। कैसे? ये उस गांव के सभी रजिस्टर्ड वोटर्स का समूह है। मतलब हर वो व्यक्ति जो वोट डाल सकता है। अच्छा, सारे मतदाता। हाँ, ये सिर्फ एक परिभाषा नहीं है, ये असल में डायरेक्ट डेमोक्रेसी, सीधे लोकतंत्र का एक उदाहरण है जमीनी स्तर पर। वाह। जहां हर वोटर सैद्धांतिक रूप से गांव के विकास और फैसलों की प्रक्रिया का हिस्सा है। हाँ, ये जरूर है कि राज्य विधानमंडल कानून बनाकर इसकी शक्तियों और कार्यों को तय करता है। यानी कागज पर तो ये सबसे शक्तिशाली इकाई हुई। हाँ। अब संरचना पर आते हैं। अनुच्छेद 243B और 243C। हाँ जी। ये जो त्रिस्तरीय प्रणाली है, ये क्या है? ये 73वां संशोधन अनिवार्य करता है, मतलब कंपलसरी है कि हर राज्य में 3 लेवल पर पंचायतें होंगी। 3 लेवल कौन कौन से? गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर बीच में मध्यवर्ती स्तर पर, जिसे ब्लॉक या तालुका भी कहते हैं, पंचायत समिति, और सबसे ऊपर जिला स्तर पर जिला परिषद। अच्छा, इसका मकसद क्या था? 3 स्तर क्यों? मकसद था कि शासन के अलग अलग स्तरों पर काम का ठीक से बंटवारा हो और विकेंद्रीकरण सही मायने में लागू हो सके। क्या इसमें कोई छूट भी है? मतलब हर राज्य को ये तीनों स्तर बनाने ही है? एक छूट है। जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से कम है,
अच्छा, कम आबादी वाले राज्य। हाँ, उन्हें बीच का यानी मध्यवर्ती स्तर बनाने की जरूरत नहीं है। वो चाहे तो सिर्फ ग्राम पंचायत और जिला परिषद रख सकते हैं। और इनके सदस्य कैसे चुने जाते हैं? ये महत्वपूर्ण है। इन सभी स्तरों पर सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाएंगे, डायरेक्ट इलेक्शन। ये स्थानीय लोकतंत्र को मजबूती देता है। ये तो हुई संरचना की बात, लेकिन लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव तो नहीं है, उसमें सबका शामिल होना भी जरूरी है। बिल्कुल, समावेश। हाँ, तो आरक्षण का क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 243D। ये 73वें संशोधन का, मैं कहूँगा, एक क्रांतिकारी पहलू है। कैसे? ये अनिवार्य करता है कि पंचायतों में अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए सीटें आरक्षित होंगी। कितनी? उनकी जनसंख्या के अनुपात में। जितनी उनकी आबादी है उस हिसाब से सीटें रिजर्व होंगी। और महिलाओं के लिए? और इससे भी बड़ी बात, कुल सीटों में से कम 1/3 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। कम से कम 1/3? हाँ, और इसमें एससी एसटी महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो भी शामिल हैं। ये तो शासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए बहुत ही बड़ा कदम था। यकीनन। क्या अध्यक्ष के पदों के लिए भी आरक्षण है? हाँ, संविधान राज्य विधानमंडल को शक्ति देता है कि वो कानून बनाकर पंचायत अध्यक्षों के पदों पर भी एससी एसटी और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। अच्छा। और एक और बात, चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु वो 21 साल रखी गई है, अनुच्छेद 243F। विधानसभा या लोकसभा के लिए 25 साल है, पर यहाँ 21 साल। ये युवाओं की भागीदारी को भी प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो संरचना हो गई, समावेश हो गया। अब सबसे जरूरी सवाल, ये पंचायतें करेंगी क्या? मतलब इनके पास पावर्स क्या हैं, जिम्मेदारियां क्या है? अनुच्छेद 243G। हाँ, काम क्या करेंगे? संविधान कहता है कि राज्य सरकारें पंचायतों को ऐसी शक्तियां और अधिकार देंगी जिनसे वो स्वशासन की संस्थाओं के रूप में काम कर सकें। स्वशासन की संस्थाएं मतलब सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज। बिल्कुल। मुख्य रूप से 2 काम सौंपे गए हैं। पहला, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाना, प्लानिंग करना। प्लानिंग। और दूसरा, इन योजनाओं को लागू करना, इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा। और इसी से जुड़ी है संविधान की 11वीं अनुसूची। हाँ, उसका जिक्र आया था। उसमें क्या है? उसमें 29 विषय दिए गए हैं। एक लिस्ट है, जैसे कृषि, भूमि सुधार, सिंचाई, पशुपालन, मछली पालन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, पीने का पानी, महिला एवं बाल विकास। अरे वाह, 29 विषय! ये तो बहुत बड़ा दायरा है। हाँ, काफी व्यापक है। ये वो काम है जिनकी जिम्मेदारी और शक्ति पंचायतों को सौंपी जा सकती है। लेकिन योजनाएं बनाने और लागू करने के लिए पैसा भी तो चाहिए। बिल्कुल सही सवाल। फाइनेंस। हाँ, पैसा कहाँ से आएगा? वित्तीय प्रावधान क्या है? अनुच्छेद 243H और 243I। देखिए, ये बहुत अहम है, क्योंकि बिना वित्तीय स्वायत्तता के शक्तियां तो बस नाम की रह जाती हैं। सही बात है। तो संविधान राज्य विधानमंडलों को अधिकार देता है कि वो पंचायतों को कुछ टैक्स, ड्यूटी, टोल, फीस वगैरह लगाने और वसूलने की शक्ति दें। अच्छा, पंचायतें खुद टैक्स लगा सकती हैं? हाँ, अगर राज्य सरकार कानून बनाकर उन्हें ये अधिकार दे। इसके अलावा राज्य सरकार जो टैक्स वसूलती है उसका कुछ हिस्सा पंचायतों को दे सकती है। मतलब राज्य के टैक्स में से हिस्सा? हाँ, और सहायता अनुदान मतलब ग्रांट एंड एड भी दे सकती है। और इन पैसों का हिसाब किताब ठीक रहे, इसके लिए भी कोई व्यवस्था है? बिल्कुल, अनुच्छेद 243I। इसके तहत हर 5 साल में एक राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन, बनाने का प्रावधान है। इसका क्या काम है? ये आयोग राज्यपाल को सिफारिशें देता है कि पंचायतों की माली हालत कैसे सुधारी जाए और राज्य और पंचायतों के बीच पैसों का बंटवारा कैसे हो। ये पंचायतों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। और पारदर्शिता, जवाबदेही के लिए ऑडिट का क्या? और चुनाव निष्पक्ष हो, इसके लिए? दोनों के लिए व्यवस्था है। अनुच्छेद 243J कहता है कि राज्य विधानमंडल पंचायतों के खातों के रखरखाव और उनके ऑडिट के बारे में नियम बनाएगा। ठीक है। और अनुच्छेद 243K तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके तहत पंचायतों के सभी चुनावों का सुपरविजन, डायरेक्शन और कंट्रोल एक स्वतंत्र राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी SEC करेगा। जैसे देश के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है? बिल्कुल वैसा ही, पर राज्य स्तर पर और सिर्फ स्थानीय निकायों, पंचायत और नगर पालिका के चुनावों के लिए। इसके प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। तो मतलब एक पूरी कोशिश की गई है एक मुकम्मल व्यवस्था बनाने की,
ढांचा, सबका समावेश, शक्तियां, पैसा और फिर स्वतंत्र निगरानी भी। हाँ, एक पूरा इकोसिस्टम बनाने का प्रयास है। लेकिन क्या ये सारे प्रावधान हर जगह भारत में हर क्षेत्र पर एक जैसे लागू होते हैं या कुछ अपवाद भी हैं? हाँ, ये जानना जरूरी है। अनुच्छेद 243M कुछ क्षेत्रों को इन प्रावधानों के दायरे से बाहर रखता है। कौन से क्षेत्र? ये प्रावधान संविधान की 5वीं अनुसूची में जो अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल्ड एरियाज हैं और 6ठी अनुसूची में जो जनजातीय क्षेत्र ट्राइबल एरियाज हैं उन पर सीधे लागू नहीं होते। अच्छा। साथ ही ये नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्यों पर लागू नहीं होते और मणिपुर के उन पहाड़ी इलाकों पर भी लागू नहीं होते जहां जिला परिषदें पहले से मौजूद हैं। ऐसा क्यों? इन क्षेत्रों को छूट क्यों दी गई? देखिए, इन क्षेत्रों की अपनी विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक पहचान है। हाँ, होती है। तो उनको ध्यान में रखते हुए ये छूट दी गई है। उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है या की जा सकती है। जैसे अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पेसा कानून है। हाँ, पेसा, PSA एक्ट 1996। इसका जिक्र करना तो बहुत जरूरी है। ये क्या है और इसे क्यों लाया गया था? PSA का मतलब है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। जैसा हमने अभी बात की, 73वें संशोधन के प्रावधान सीधे अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं होते थे, जो ज्यादातर आदिवासी बहुल इलाके हैं। हाँ। तो संसद ने भूरिया समिति की सिफारिशों पर यह कानून बनाया। इसका मकसद सिर्फ पंचायतों का विस्तार करना नहीं था। तो फिर क्या था? इसका मुख्य मकसद था इन क्षेत्रों की जो पारंपरिक ग्राम सभाएं हैं उनको मान्यता देना और उन्हें असल मायने में सशक्त बनाना। अच्छा, तो ये 73वें संशोधन से अलग कैसे है? काफी अलग है। पेसा का जो दर्शन है वो पारंपरिक स्वशासन और समुदाय के अधिकारों पर ज्यादा जोर देता है। ये ग्राम सभा को बहुत ज्यादा शक्तियां देता है। जैसे क्या शक्तियां? जैसे गांव के जो सामुदायिक संसाधन हैं, जल, जंगल, जमीन, उन पर नियंत्रण, छोटे मोटे स्थानीय झगड़ों का निपटारा, गांव में कोई विकास परियोजना आ रही है तो उसे मंजूरी देने या न देने का अधिकार, और अपनी सामाजिक रीति रिवाजों को बचाने का अधिकार। बाप रे, ये तो बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। बिल्कुल, ये सुनिश्चित करता है कि इन क्षेत्रों में शासन उनकी अपनी परंपराओं और जरूरतों के हिसाब से हो, ऊपर से थोपा ना जाए। ये वाकई बहुत अच्छी बात है कि पारंपरिक व्यवस्थाओं को संवैधानिक दायरे में सम्मान दिया गया। चलिए, तो ये तो हुई ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की कहानी। अब थोड़ा शहरों की तरफ चलते हैं। नगर पालिकाओं की व्यवस्था कैसे बनी? शहरी स्थानीय स्वशासन का इतिहास तो, जैसा आपने शुरू में कहा, भारत में और भी पुराना है। हाँ, मद्रास वाला उदाहरण। बिल्कुल। पहला नगर निगम 1687-88 में मद्रास यानी अब चेन्नई में बना था। बाद में लॉर्ड मेयो 1870 और खासकर लॉर्ड रिपन 1882 के प्रस्तावों ने इसे और गति दी। रिपन के प्रस्ताव को तो स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। और आज के समय में शहरी क्षेत्रों के लिए क्या व्यवस्था है? हमारे स्रोतों में कई तरह के शहरी निकाय बताए गए हैं। नगर निगम, नगर पालिका, कैंटोनमेंट बोर्ड, टाउनशिप। हाँ, शहरी क्षेत्रों की जरूरतें अलग अलग होती है, तो उनकी विविधता के हिसाब से अलग अलग तरह के निकाय हैं। लेकिन जैसे 73वां संशोधन पंचायतों के लिए था, वैसे ही 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 मुख्य रूप से 3 तरह की नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देता है। अच्छा, 74वां संशोधन, वो 3 प्रकार कौन से हैं? पहला है नगर पंचायत। ये उन इलाकों के लिए है जो गांव से शहर बन रहे हैं, मतलब ट्रांजिशन में है। ठीक है। दूसरा है नगर पालिका, जिसे नगर परिषद भी कहते हैं। ये छोटे शहरों के लिए है। और तीसरा? तीसरा है नगर निगम। ये बड़े शहरों और महानगरों के लिए होता है। और क्या इनकी संरचना, शक्तियां, जिम्मेदारियां ये सब पंचायतों जैसी ही हैं? काफी हद तक समानताएं हैं। देखिए, इनमें भी सीधे चुनाव होते हैं। SC, ST और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है, अनुच्छेद 243T में। अच्छा, यहाँ भी आरक्षण है? हाँ, इनके लिए भी वही राज्य वित्त आयोग, अनुच्छेद 243Y और राज्य निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 243ZA वाली व्यवस्था है। और काम? इन्हें भी आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएं बनाने और लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। जैसे पंचायतों के लिए 11वीं थी? बिल्कुल। इस 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं, जैसे शहरी नियोजन, सड़कें, पुल, पानी सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सफाई, स्लम सुधार वगैरह, जो शहरों की जरूरतें हैं। यानी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए स्थानीय स्वशासन का एक बहुत ही विस्तृत संवैधानिक खाका तैयार किया गया है। बिल्कुल। अगर हम संक्षेप में देखें तो 73वें और 74वें संशोधनों ने क्या किया? पहला,
स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता दी। दूसरा, एक ढांचा दिया, त्रिस्तरीय पंचायतें, 3 तरह की नगरपालिकाएं। हाँ। तीसरा, समाज के वंचित वर्गों और खासकर महिलाओं के लिए राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित की। चौथा, उनकी शक्तियों और जिम्मेदारियों को परिभाषित किया। और पांचवां, वित्तीय और चुनावी स्वायत्तता के लिए संस्थागत तंत्र बनाए, जैसे राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग। और पेसा जैसे कानूनों के जरिए विशेष क्षेत्रों की जरूरतों का भी ध्यान रखा गया। सही कहा। तो इस पूरी व्यवस्था का महत्व क्या है आज के समय में? ये क्यों जानना हमारे लिए जरूरी है? देखिए, इसका महत्व जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने में है। ये सत्ता को, पावर को आम लोगों के करीब लाता है। हाँ, विकेंद्रीकरण। बिल्कुल, विकेंद्रीकरण को हकीकत बनाता है और स्थानीय समुदायों को अपने विकास की बागडोर कुछ हद तक खुद संभालने का मौका देता है। ये सिर्फ शासन का एक तरीका नहीं है, ये नागरिकों को सशक्त बनाने का, एम्पावर करने का एक जरिया है। इसलिए अपने गांव की पंचायत या अपने शहर की नगरपालिका के बारे में जानना, उनकी शक्तियों को, उनकी सीमाओं को समझना, मेरे ख्याल से हर जागरूक नागरिक के लिए जरूरी है। सही कहा। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल, एक विचार बिंदु छोड़कर जाते हैं। हाँ। हमने संवैधानिक प्रावधानों और संरचनाओं की बात की। ये सब कागज पर तो बहुत सशक्त लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, लगते तो हैं। सोचने वाली बात यह है कि ये जो संवैधानिक इरादे हैं और जो जमीनी हकीकत है, उसके बीच कितना फासला है? ये बड़ा सवाल है। क्या पंचायतें और नगरपालिकाएं वाकई में स्वायत्त होकर आज़ादी से फैसले ले पा रही हैं, या अभी भी उन पर राज्य सरकारों का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है? इन शक्तियों के बावजूद स्थानीय स्वशासन जमीनी स्तर पर कितना प्रभावी है? और इसे और मजबूत, ज़्यादा असरदार और ज़्यादा जवाबदेह बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? इन सवालों पर सोचना शायद हमें अपने आसपास के लोकतंत्र को और गहराई से समझने में मदद करेगा।